सो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सबसे इजी चैप्टर के सबसे इजी टॉपिक को। एंड तुमने इस टॉपिक के बारे में बहुत जगह पे सुना होगा कि ये कितना इजी है, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये इतनी इजी और तुम लोग यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हो इस टॉपिक को लेके। सो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को और इसी के साथ में ना सबसे इजी चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जब तुम्हें लगता है कि इजी चैप्टर में से तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल स्ट्रक्चर। आखिर ये है क्या? तो इसे हम लोग प्रॉपर्ली एनसीईआरटी से खत्म करने वाले हैं एंड इसी के साथ लेट्स स्टार्ट, ओके। One of the important decision under financial management relates to the financing pattern or the proportion of the use of different source in raising funds. So अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि हम लोग फंड उठा तो रहे हैं लेकिन किस प्रपोर्शन में, कितना हमारे पास इक्विटी से हमारे पास पैसा आने वाला है और कितना हमारे पास डेट से पैसा आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करना या फिर इस चीज़ को कॉम्बिनेशन को डिसाइड करना ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, उस बेसिस पे हम लोग फाइनेंस को दो जगह पे डिवाइड कर सकते हैं, दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो है अपना ओनर्स फंड और दूसरा है अपना बोरोवर्स फंड, ओके। ओनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। ओनर फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस जिसे हम लोग रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को रिटेन अर्निंग कहते हैं यहाँ पे, तो याद रखना। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बोरोवर फंड की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है अपना लोन, डिबेंचर, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दिस में भी बोरोड फ्रॉम बैंक, हो सकता है कि हम सारे पैसे को बैंक से ले रहे हो, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, या फिर डिबेंचर होल्डर से हम लोग पैसे ले रहे हो, एंड अदर पब्लिक, ओके। या फिर पब्लिक से भी हम लोग ले सकते हैं बोरोइंग, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोवर फंड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। ये सिंपली एक मिक्स होता है कि आखिर हम लोग कितना ओनर्स फंड अपने पास लेके आ रहे हैं और कितना बोरोवर फंड अपने पास लेके आ रहे हैं, ओके। तो इसी के मिक्स को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है और इजी है समझने में, बहुत ज़्यादा इजी है, ओके। ऊपर हमने बिजनेस फाइनेंस को पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, आखिर होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, वेट वेट वेट, लोड होने दो। जैसे एकदम स्टार्टिंग में हमने कवर करा था कि आखिर बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है कि वो सभी मनी जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में चाहिए होता है, तो उसे हम बिजनेस फाइनेंस कह देते हैं, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि आखिर हम लोग बिजनेस फाइनेंस को कहाँ से लाने वाले हैं और किस प्रपोर्शन में। मेनली दो जगह होता है हमारे पास, एक बोरोवर्स फंड और एक ओनर्स फंड। और इसी में से हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ से हमें कितना पैसा लेना है, ओके। और इसी डिसाइड करने के फिनोमेना को हम लोग वो कहते हैं, वेट, कैपिटल बजट तोड़ना कहते हैं। वेट, कहाँ गया? अ, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। दिस शैल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेब्ट इन द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट, ओके। अब इसी चीज़ को, ओनर फंड को हम लोग इक्विटी कहेंगे और जो भी अपना बोरस फंड है उसको हम लोग डेट कहेंगे, आगे जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले इट कैन बी कैलकुलेटेड, जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डेट इक्विटी रेशियो से। वो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, तुमने ये अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ा होगा, ओके। और आइडियल रेशियो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर लिख लो, 2:1 होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, और एज द प्रपोर्शन ऑफ डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, या फिर हमें देखना होता है कि आखिर अपने टोटल कैपिटल में से कितना डेट है। टोटल कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस डेट, ये तो अपना टोटल हो गया। हो सकता है कि इक्विटी की वैल्यू जीरो हो या फिर डेट की वैल्यू जीरो हो, लेकिन दोनों की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, पहली बात तो। और हमें कैलकुलेट करना है कि डेट कितना है, ठीक है। इसका सिंपल से ये मतलब है। तो ये अपना एक रेशियो हो जाता है जिससे हमें पता चल सकता है कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, ओके।
So this thing is called debt to equity ratio, and this thing is called debt out of total capital ratio. ओके, या फिर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं हम लोग इसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तुमसे, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, डरो मत। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये था, ये मार्क कर लेना, ठीक है। वेट, ये अब आगे देखते हैं। डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर द फर्म। अगर हम लोग बात करते हैं डेट और इक्विटी के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग मेनली कंसिडर कर सकते हैं दो बेसिस पे, रिस्कीनेस एंड कॉस्ट के बेसिस पे। ओके, डेट, अगर हम लोग डेट से फाइनेंस कर रहे हैं कि अगर हमें पैसे चाहिए और हम लोग डेट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसका क्या रिजल्ट होता है। पहली बात तो इसका कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट मतलब मान लो कि एक जगह हमें 10 लाख फंड उठाने थे, हमें 10 लाख फंड उठाने थे, हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम डेट से पैसे लें या तो हम इक्विटी से पैसे लें, ठीक है। ये दो ऑप्शन था हमारे पास, इक्विटी, ठीक है, ये सीन था। तो हम अगर हम डेट से पैसे लेते हैं तो हमारे पास हमें इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा उसे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना अमाउंट का, 20,000 का, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे इक्विटी की बात करते हैं, ठीक है, भले यहाँ पे हमें फ्री में मिल गया स्टार्टिंग में, लेकिन विद टाइम हमारे शेयर्स की जब वैल्यू बढ़ेगी तो हो सकता है कि हमें 20,000 की जगह पे 5 लाख देना पड़े। मान लो कि हमें 10 लाख चाहिए तो हमने 10 रुपए के 1 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है। इन फ्यूचर जाके ये 10 रुपए की वैल्यू, चलो मान लो 1 रुपए भी बढ़ गई, ठीक है, 11 हो गई। तो समझ के देखो कि जो ये 1 रुपए का डिफरेंस आया है, उसको अगर हम लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई करते तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 80 का 80,000 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। हाँ, 80,000 का, ठीक है। ओके, तो इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, हमें डेट कहीं ना कहीं सस्ता पड़ रहा है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। एक तो अपना कॉस्ट हो गया, दूसरा होता है अपना रिस्कीनेस, किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो डेट जो होता है ना, उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं, अगर मान लो इन फ्यूचर तुम्हारे पास देखो, सबसे पहले डेट अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर तुम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो तुम डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाओगे, इंटरेस्ट रिस्क इन्वॉल्व। गाइस, यहाँ पे हॉस्पिटल है मेरे घर के पास, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत बियर कर लेना, ठीक है। ये चीज़ है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क का मैं बता रहा था कि मान लो कि हमने डेट लिया था, हमने कर्ज लिया था किसी से। ओके, तो मान लो 10 साल के लिए हमने कर्ज लिया 10 लाख का, ठीक है। तो 10 साल बाद फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास 10 लाख हैं या नहीं है। सामने जिस बंदे ने पैसे दिए थे हमारे पास, वो बंदा आएगा हमारे पास अपनी बड़ी बड़ी मूंछें लेके, ठीक है। वो हमारे पास आएगा और हमारी कॉलर पकड़ेगा, हमारी कॉलर को पकड़ेगा और हमसे पैसे मांगेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम गरीब हैं, अमीर हैं या फिर कुछ भी, उसे पैसे चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो ये चीज़ होता है उसका रिस्क इन्वॉल्व। अब मान लो कि तुमने इक्विटी शेयर्स को ले लिया। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है ना कि अगर कंपनी डूबी तो सबका पैसा डूबेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस जो है वो तुम्हारे पैसे को रिकवर करवाएगा। अगर पैसा डूबा तो सबका डूबा, ये चीज़ है। ओके, सो आगे देखते हैं। अब इसका रीज़न क्या ये लोग देते हैं, बिकॉज द लेंडर रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। ओके, जो लेंडर का रिस्क होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स रिस्क। अब यहाँ पे हमें पीओवी चेंज करना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। पता नहीं ये दोनों चीज़ साथ में क्यों दे रखा है, पर ठीक है। पहले हम पीओवी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, बिजनेस के। हम लोग बिजनेस थे और जो भी कुछ हम लोग समझ रहे थे वो बिजनेस के पीओवी से समझ रहे थे। अब हम पीओवी चेंज करते हैं। अब मान लो कि हम लेंडर है, मतलब हम पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को पैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे किस बात का टेंशन लेना है। मैं 10 साल बाद जाऊंगा उसके पास और उसके कॉलर को पकड़ के उससे पैसे ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके पास पैसे हैं या नहीं है। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मैं उससे पैसे ले लूंगा, ठीक है। तो एज अ डेटर, मतलब लेंडर, ठीक है, मतलब जो पैसे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लेंडर है ये बंदा, इसको किसी भी रिस्क का टेंशन नहीं होता है ना। अब हम लोग पीओवी चेंज करते हैं अपने शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। पीओवी चेंज टू, हम लोग हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स। अब मान के चलो तुम शेयर होल्डर्स हो, तुमने शेयर खरीद रखा है कंपनी का, तो तुम्हारे अंदर ये डर बना रहेगा कि इन फ्यूचर मेरे शेयर की वैल्यू 10 से 2 पे ना चली जाए, कम ना हो जाए, या फिर कंपनी डूब ना जाए। इस बात का तुम्हें डर बना रहेगा,
इसलिए कहते हैं कि शेयर होल्डर के पीओवी से इक्विटी बहुत ही महंगा पड़ जाता है, मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये चीज़ है। ये कम्प्लीटली देखो ये कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पीओवी चेंज करना होता है हमें। कि पहले ये वाला पीओवी किसका था? यू आर अ लेंडर, यू आर अ लेंडर, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा पीओवी क्या था कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, नहीं हम लोग वो नहीं है जो सोच रहे हो, हम लोग हैं क्या कहते हैं, हम लोग हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर समझ लेना। ये चीज़ था, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमने होप से समझ लिया, या फिर कोई भी डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ पीओवी को चेंज करा था। पहले हम लोग बिजनेस के पीओवी से सब कुछ देख रहे थे कि डेट महंगा पड़ता है या फिर सस्ता पड़ता है। ओके, ये चीज़ था। आगे देखते हैं। सिंस द लेंडर अर्न एन अश्योर्ड रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल, एक सेकंड, ओके, since the lender earns a assured return and repayment of capital, therefore they should require a lower rate of return. They should require a lower rate of return. अब देखो क्या सीन है। अब यहाँ पे अगेन तुम हो डेटर, ठीक है, ये मतलब लैंडर हो, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना कि तुम्हें एक श्योरिटी है, तुमने जितने पैसे प्रोवाइड करे थे 10 लाख, वो तो तुम्हें मिलेंगे ही। 10 लाख पे कोई बंदा तुम्हें रोक ही नहीं सकता, वो 10 लाख तुम्हारे पास आएंगे। प्लस में 20,000 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी तुम्हारे पास आएगा, है ना। तो इस केस में क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा श्योरिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा श्योरिटी है, तो कोई इंसान तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों देगा? सोचने वाली बात है ना। तुम्हें कोई इंसान ज्यादा पैसे क्यों देगा? और ये सवाल आया कहाँ से? तुमने एक चीज को पढ़ा होगा, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, ठीक है। ये आज का कोड भी है, चलो याद आ गया, ग्रेटर द रिवॉर्ड, ये चीज है। जितना रिस्क होता है उतना रिवॉर्ड होता है। तो ये बंदा रिस्क उठा कहाँ रहा है? इसको पता है कि इसके पैसे मिलने ही हैं, किसी भी हालत में मिलने हैं, प्लस में थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा। तो इसका जो भी केस है ना, इसको रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है। जो 20,000 का है ना, वो इसका रिवॉर्ड है, जो इंटरेस्ट से मिल रहा है ये इसका रिवॉर्ड है 20,000 का, बस। लेकिन अगर हम लोग देखिए शेयर होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, और इसका सिचुएशन देखो। ये बंदा ज्यादा रिस्क ले रहा है, और ज्यादा रिस्क ले रहा है तो इससे ज्यादा फायदा भी होगा। अगर मान लो कि कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, कंपनी ग्रो करती है, तो इसके साथ साथ शेयर होल्डर का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 10 रुपए था, इसका प्राइस 15 रुपए पड़ेगा। ओके, मतलब 50% इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? तो जहाँ पे जितना जितना रिस्क होता है ना, वहां पे उतने रिवॉर्ड मिल सकते हैं तुम्हें, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बस यहाँ पे पीओवी चेंज करना पड़ता है कि इस चीज को समझने के लिए। ओके, बस ये बात था। बाकी बाकी यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तुम पूछ सकते हो अभी। एडिशनली, interest paid on debt is deductible expense for computation of tax liability, whereas dividend are paid out of after tax profit. Okay, so देखो, जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग, उस जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है। चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट आ रहा है या फिर चाहे प्रॉफिट नहीं आ रहा, चाहे तुम लॉस में क्यों ना डूब रहे हो, तुम्हें ये पेमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की, कहाँ है डिविडेंड? ये एक आफ्टर टैक्स वाली चीज है। अगर हमें देना है तो दे सकते हैं, हमें नहीं देना तो नहीं दे सकते। ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है। ओके, तो ये एक ऑब्लिगेशन है, टैक्स इंटरेस्ट पे करना, ये हमारा ऑब्लिगेशन है कि हमें पे करना ही करना है एप्लीकेशन। और ये आता है अपने पीएनएल में, ठीक है, पीएनएल। ओके, और डिविडेंड वाली बातें उसमें आती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। बट अगर तुम काउंट कर सकते हो कि ये ऐसा चीज़ है जो कि हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कैसे उसको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनरशिप में बनता है और कंपनी में अलग होता है। मेरी समझ यहाँ तक सोच सकता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है।
आगे देखते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ डेट therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm provided that cost of equity remains unaffected. So अगर हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो भी है वो अनअफेक्टेड है, मतलब कि अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते हैं, अब हम लोग दोबारा बिजनेस के पीओवी में आ गए, हम लोग दोबारा अगेन बिजनेस बन गए, ठीक है। तो अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमें पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। 5 लाख का जो भी हमने मार्जिन ले रखा था, 5 लाख हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉन्सेंट रखते हैं, 5 लाख का 5 लाख ही है। तो अगर हम लोग देखें कि डेट है, अब डेट को अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है, नहीं रिस्क ज़्यादा होता है, सॉरी, रिस्क ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होता है। ओके, कॉस्ट कम होता है। हम हम जितना डेट को यूज़ करने लगेंगे उतने ही हमारा डेट मतलब रिस्क बढ़ेगा और कॉस्ट कम होता रहेगा, ये चीज़ है। वेट, आई होप सो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते रुको। इन impact of the changes of the debt equity ratio upon the earning per share is dealt with the detail later on this chapter. So आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बट हम नहीं देखेंगे, वैसे वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सीयूटी के लिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की। डेट चीपर तो है, वो हमें कम दाम पे मिल जाता है, एट देन हमें 20,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। वो जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से तो हमें देना है, ये रिस्क वाली बात है। चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन ये रिस्क वाली बात है कि हमें देना है, ये रिस्क है। ओके, बाकी 20,000 सिर्फ देना, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें हमारे कम कॉस्ट है। आई होप से समझ में आ रहा है तुम्हें। ओके, फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस। सो अगर हम लोग देखते हैं ना कि इंटरेस्ट पे करना और प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करना, ये ऑब्लिगेशन है एक कंपनी का, एक फॉर्म का ऑब्लिगेशन है कि अगर उसने किसी से कर्ज लिया है तो एक तो पहले वो 10 लाख का अमाउंट लौटाएगा ही, ठीक है, उसे लौटाएगा ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाएगा जिसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, ये चीज़ है इसमें। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दिस कमिटमेंट मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। व्हाट डज दिस मीन? इसका सिंपली मतलब कि अगर तुम पैसे को चुका नहीं पाए तो तुम्हारे घर को बेच दिया जाएगा, तुम्हें बेच दिया जाएगा, हर चीज़ बेच दिया जाएगा। मतलब वही बात है, लिक्विडेशन मतलब हर चीज़ को बेच के पैसे हम लोग निकाल लेंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। और तुम्हारे घर पे आएंगे, सोफे को बेचेंगे, सब कुछ बेच देंगे, फिक्र मत करो। देर इज नो सच कंपल्शन इन द केस ऑफ इक्विटी विच इज देयर फॉर कंसिडर रिस्कलेस ऑफ द बिजनेस फॉर द बिजनेस। अब ऐसा कोई कंपल्शन हमारे इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं होता कि हमें पैसे देने ही देने हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हमारा इक्विटी शेयर बहुत ही ज़्यादा रिस्कलेस होता है, उसमें रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होता है। फिर हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। ओके, हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। व्हाट इज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस? जो अपने इंटरेस्ट हम लोग बात कर रहे थे ना 20,000 का, ये अपना फिक्स फाइनेंशियल चार्ज है, मतलब इसको पे करना ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, इसलिए इसको हम लोग फिक्स्ड क्या कहते हैं, फिक्स फाइनेंशियल चार्ज भी कहते हैं। अब एक चीज़ समझो, मान लो कि हमें एट देन 10 लाख उठाना था, 10 लाख उठाना था, हमारे पास पैसे थे, ठीक है। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम लोग 5 लाख हम लोग इक्विटी शेयर से ले लें और 5 लाख हम लोग डेट से ले लें, ठीक है। इस केस में जो भी सिचुएशन हो, जितना भी रिस्क हो, ठीक है, रिस्क जितना भी हो, वेट, रिस्क जितना भी हो, ओके, और कॉस्ट जितना भी हो, ठीक है, कॉस्ट जितना भी हमें पे करना पड़े, ये एक कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स मत समझो, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी सिंपल अमाउंट होगा। अब केस क्या होगा ना, अगर हम लोग डेट को चेंज कर देते हैं, इस ग्रीन वाले सिचुएशन को चेंज करते हैं कि हम लोग 5 लाख की जगह 6 लाख हम लोग डेट से लेंगे और 4 लाख इक्विटी से लेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो अपना रिस्क है ना, जो अपना रिस्क था, पहले तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा डेट बढ़ा है तो हमारा रिस्क बढ़ा है। ओके, अगर डेट बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अगर हमारा डेट जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट कम होगा। ओके, रिस्क बढ़ा और कॉस्ट कम हुआ, एक चीज़ ये है। और एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोग ये देखो, यहाँ पे आए हम लोग और
10 लाख में से हम लोग 4 लाख सिर्फ डेट से ले रहे हैं और 6 लाख हम लोग इक्विटी से ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो सीन था, वेट, जो हमारा सीन था कि डेट हमने कम कर दिया, डेट हमने कम कर दिया। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अब डेट कम हुआ है, डेट कम हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारा रिस्क भी कम हुआ है ना। डेट कम हुआ है तो रिस्क भी कम हुआ है, क्योंकि ऊपर रिलेशनशिप हमने एस्टेब्लिश कर रखा है कि अगर डेट बढ़ता है या फिर मतलब डेट बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है। तो इसी वे में अगर डेट कम होता है तो रिस्क भी कम होता है। ओके, सो आगे देखो। तो इसमें क्या हुआ, रिजल्ट में रिस्क जो है वो अपना कम हुआ, और लेकिन क्योंकि इक्विटी बढ़ा है, इक्विटी बढ़ा है तो कॉस्ट अपना बढ़ जाएगा, कॉस्ट अपना बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब एक चीज़ मैं तुम्हें मैथ्स के टर्म में मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अगर तुम कैच कर सकते हो तो, ठीक है। इजीली, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो अपना डेट होता है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किस पे, अपने रिस्क पे। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ना कि अगर अपना डेट जो है वो इंक्रीज करता है, इफ डेट इंक्रीज तो रिस्क भी इंक्रीज होगा, अगर डेट डिक्रीज होगा तो रिस्क भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप तुम अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, डेट और क्या कहता है, एक रिस्क था और एक कॉस्ट था, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वेट ये भी मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो कि डेट बढ़ता है तो कॉस्ट कम होगा, है ना, कॉस्ट कम होगा, लेकिन वहीं पे अगर डेट कम होता है तो कॉस्ट बढ़ेगा। ये चीज़ तुम याद रखना है, इन दोनों पॉइंट को तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, ये बहुत कम आएगा, ठीक है, बहुत कम आएगा। अब यहाँ दोबारा अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर ही कर रहे थे वैसे तो, होल्ड ऑन, लोड होने तो ये हो गया, ठीक है। ये सीन था, आगे देखो। अब फाइनेंस ओके, गुड रेशियो, हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, ये हमने अभी देख लिया। एज ए रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। अगर हम लोग ज़्यादा डेट को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना रिस्क भी बढ़ जाता है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क इज द चेंज दैट अ फर्म वुड फेल टू, अच्छा, चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है, अगर हम लोग अपने फर्म, अगर मान लो कि डेट हमने लिया हुआ था और इसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट हमें पे करना था, अगर हम लोग पे नहीं कर पाते, अगर हम लोग पे नहीं कर पाते, ये अपना रिस्क होता है। अच्छा, पे नहीं कर पाते, लेकिन एक चांस तो होता है ना कि हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, यही इसी वाले रिस्क को हम लोग फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। आई होप से समझ में आ रहा है। ओके, ये इजी है, ठीक है, समझ लो। ओके, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी दस अफेक्ट बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो। अगर तुम्हें कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब पता है कि आखिर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपली इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। हो सकता है यहाँ पे जीरो वैल्यू हो तो और सारा सारा इक्विटी ही हो सकता है कि इक्विटी की वैल्यू जीरो हो और सारा का सारा डेट हो, ठीक है। लेकिन हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कितना डेट हमारे पास और कितना इक्विटी है हमारे पास। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्योंकि ये अपना प्यारा सा डेट आता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा प्यारा सा डेट आता है, डेप्ट या फिर डेपट, ठीक है, ये आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीटली बेस करते हैं कि हमारी कंपनी कितना रिस्क ले रही है या फिर कितना कॉस्ट बियर कर रही है। ओके, ये चीज़ है, कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें ये चीज़ पता लग जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, डेट बढ़ेगा मतलब रिस्क बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है मतलब रिस्क कम हो रहा है, डेट बढ़ रहा है मतलब कॉस्ट कम हो रहा है, डेट घट रहा है मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है। ओके, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे देखो। In other words, all decisions related to capital structure should emphasize on increasing the shareholders' wealth. अच्छा, ये मैंने कुछ स्किप करा है यहाँ पे। Capital structure will be said optimal when proportion of debt and equity is such that the result is an increase the value of equity share. So एक बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग कब मानेंगे, अगर हमारे उस कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा है।
शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ रहा है, तो उस वाली सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ओके, आई होप से समझ गए। आगे देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? इतना फैंसी नाम है, और इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितना डेट है आउट ऑफ ऑल द फंडिंग। ठीक है, कितना हमारे पास डेट, मतलब डेट है आउट ऑफ टोटल। ओके, अगर मान लो कि सारा का सारा हमारे पास डेट है, तो ये डेट और ये जीरो हो जाएगा इक्विटी, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे? डेट अपॉन डेट, मतलब वन। ओके, ये हो गया अपना फाइनेंशियल लिवरेज। ओके, लेकिन मान लो कि अपना इक्विटी शेयर जीरो, डेट, ठीक है, डेट यहाँ पे है, और मान लो कि डेट यहाँ पे जीरो होगा, इक्विटी शेयर कुछ हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कम कर देता है अपने फाइनेंशियल लिवरेज को। ओके, तो ये चीज़ है। आगे देखो, इन सभी चीज़ों को अभी इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना अभी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे उसके लिए नहीं। ओके, और इस वाले रिलेशनशिप को भी अभी इग्नोर करना, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा है, अ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उस टॉपिक के हिसाब से सही लिखा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ठीक है, इसको इग्नोर करना, ठीक है, अभी के लिए। और इसका इतना काम भी नहीं है हमारे बिजनेस के एस्पेक्ट में, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल लेवरेज इज कंप्यूटेड एज डी अपॉन ई, या और फिर डी अपॉन डी प्लस ई। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जो होता है ना, वो इसको कंसिडर करना, इसको नहीं, ठीक है, इसको कंसिडर करना। when d where d represent debt and e represent equity, वही बात है जो हम लोग कब से कर रहे हैं, ठीक है। as the financial leverage increases the cost of fund declines because the increased use of cheaper debt but financial risk increase। सो यहाँ पे देखो, अगर फाइनेंशियल लिवरेज कह रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेप्ट है, ठीक है, कितना डेट है और कितना, सिर्फ डेट को हम लोग कंसिडर करते हैं कितना डेट है। अगर मान लो कि फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा है, इसका सिंपली मतलब है कि हमारा डेट ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है, ठीक है। अगर डेट ज़्यादा है तो अपना रिस्क ज़्यादा होगा, है ना, और रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब अगर डेट ज़्यादा है तो कॉस्ट कम होगा, ये चीज़ है। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज अगर कम होता है, एफ अगर तुम्हारा कम होता है, एफ एल इज लेस, तो इसका सिंपली मतलब कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना डेट जो है वो कम है, डेट जो है वो कम है। अगर डेट कम है इसका मतलब सिंपल है कि रिस्क भी कम है, और डेट कम है इसका मतलब ये भी कि कॉस्ट ज़्यादा है। आई होप से समझ पा रहे हो। ओके, ये रिलेशनशिप एक बार प्लीज़ रिवाइंड कर लेना और एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। ये रिवाइंड करके तुम्हें सही में समझ में आ जाएगा, फिक्र मत करना। ओके, आगे देखते हैं। ओके, इग्नोर दिस थिंग, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, इसको मार्क कर लेना और आगे देखते हैं। एक सिचुएशन जहाँ पे हमारे नो डेप्ट है, हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है डेप्ट प्लस इक्विटी, अगर हम लोग डेट को जीरो रख देते हैं, डी इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्लीटली इक्विटी शेयर, ठीक है। और इसी केस को हम लोग क्या कहते हैं? जब डेट जीरो है और कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू इक्विटी शेयर है, तो इस वाले सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अनलीस्ट अनलीवर्ड बिजनेस, कि हमने कुछ लीवर ही नहीं कर रखा, उसमें कुछ डेट ले ही नहीं रखा। ओके, ये चीज़ होता है, तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें इस वाले पेज में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है इसमें, और न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे सीयूटी में। आगे देखते हैं। ये कंडीशन हमें दे रखा है, विथ हायर यूज ऑफ डेट द डिफरेंस बिटवीन आर ओ आई एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेस द ईपीएस। सो ये एक सिचुएशन होता है जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास आता है, और इसी को हम लोग फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो इसको प्रॉब्लली सिर्फ तुम याद रख सकते हो कि जब ये कंडीशन मीट होती है तो उसको हम लोग फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। ओके,
या फिर मैं कहूँगा इन डिटेल इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, ओके। बोर्ड्स वाले टीचर्स बहुत अच्छे से करवा के बैठे हुए हैं इस चीज़ को। बोर्ड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, सीयूटी में नहीं है, सो डोंट वरी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई नहीं, थियरी के ऊपर तुम्हें मेन फोकस करना है। लोड हो जा भाई। हाँ, यहाँ पे देखो, कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय मोर चीपर डेट टू एनहेंस द ईपीएस। ईपीएस क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब कि एक शेयर पे डिबेंचर हमें कितना मिल रहा है? डिबेंचर नहीं होता, वो होता है डिविडेंड, ठीक है। एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो इसी को हम लोग अर्निंग पर शेयर कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे समझो, companies often employ more cheaper debt to enhance the EPS. Such practice is called trading on equity. कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं ना जहाँ पे हम लोग डेट को ज़्यादा ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज ताकि हम लोग ईपीएस को बढ़ा पाए, मतलब ज़्यादा डिविडेंड को हम लोग ज़्यादा शेयर होल्डर्स तक प्रोवाइड कर पाए। एक चीज़ समझो, ये सिर्फ कंडीशन को तुम याद कर सकते हो, ओके। जब हम लोग डेट को बढ़ाते हैं, ठीक है, डेट को बढ़ाते हैं तो ऐसा कंडीशन आता है जब अपना ईपीएस बढ़ता है, ठीक है, ईपीएस भी बढ़ता है, ओके। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर टू द इंक्रीज in profit earned by equity shareholders due to presence of fixed financial leverage like interest, okay। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि एक शेयर होल्डर ज़्यादा कमा पा रहे हैं, एक शेयर होल्डर ज़्यादा कमा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा जो कंपनी था उसने ज़्यादा डेब्ट ले रखा था, ज़्यादा डेट से अपने पैसे उठा रखे थे, और डेट की वजह से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और कहीं ना कहीं इन सब की वजह से एट देन हमें शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉपर एक कंडीशन है यहाँ पे। अरे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये एज इट इज़ तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके इन डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई विल से कि इसको एज इट इज़ यहाँ पे याद कर लो। ये कंडीशन मीट होगा तो इसको हम लोग फिक्स फाइनेंशियल चार्ज नहीं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ओके। इसको प्रॉपर्ली सिर्फ तुम याद कर सकते हो ऐसे। Now, consider the following case of a company Y. All details are same. Okay, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग साइड करते हैं अभी। यहाँ पे देखो, reckless use of trading on equity is not recommended. अब देखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हम लोग शेयर होल्डर्स के फंड को बढ़ा रहे थे, है ना। शेयर होल्डर्स के अर्निंग पर शेयर को हम लोग बढ़ा रहे थे, ईपीएस को हम लोग बढ़ा रहे थे, लेकिन और एक चीज़ है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि हम लोग शेयर होल्डर्स की फंड मतलब वेल्थ को बढ़ाएं। तो क्यों ना हम लोग फाइनेंशियल क्या कहते हैं इसे, ट्रेडिंग और इक्विटी का इस्तेमाल कर करके अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा जाए। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, इसके अपने नुकसान है, ओके। जैसे एज इंक्रीज इन डेट, ये क्या है? एज इंक्रीज इन डेट में एनहेंस द ईपीएस बट पॉइंटेड आउट अर्लियर इट ऑल्सो रीज द फाइनेंशियल रिस्क। सो वही बात है कि अगर भले ही हम लोग डेट लिए जा रहे उससे भले ही कॉस्ट तो कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज को एक बार यहाँ पे दोबारा से समझ लो। हम लोग कब से एक एग्जाम्पल को ले रहे थे, हमारा डेट था, डेट हम अगर हम लोग 10 लाख के डेट 10 लाख को हम लोग डेट से फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो 10 लाख तो हमें मिल गया, इन रिटर्न हमें 20,000 देना पड़ रहा था। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है ना कि ज़्यादा पैसे मान लो 5 लाख का जो गेन था वो हम लोग शेयर होल्डर्स तक बांट पाते हैं। लेकिन अचीवर डेट अगेन, सॉरी गाइस, इस वाले एग्जांपल को प्लीज भूल जाओ, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो रेज द फाइनेंशियल रिस्क। आइडियली अ कंपनी मस्ट चूज दैट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन विच मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स फंड। सो एक कंपनी को वो कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए रिस्क रिटर्न का, मतलब डेट और इक्विटी का, कि हमारे शेयर होल्डर्स के फंड को मैक्सिमाइज कर सके, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकें, इन शॉर्ट अपने शेयर्स की प्राइसेस को बढ़ा सकें। द डेट इक्विटी मिक्स दैट अचीव इट इज कॉल्ड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो
डेट इक्विटी मिक्स्ड होता है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जो इस पोजीशन को हमारे ले आ पाता है जहाँ पे हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, ये चीज़ है। आई होप से तुम्हें समझ में आ रहा है। प्लीज़ इस टॉपिक को टाइम देना एंड एक दो बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद फिर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम में ये सारी चीज़ें किसी को क्लियर नहीं होता। मैं ओके, बट ट्राई करना कि जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत समझ में आए तुम्हें। लेट्स रीड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या किस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करने वाले हैं उसके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, deciding about capital structure of a firm involve determining the relative proportions of various type of fund। ओके, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, बहुत सारे रेशियोज को कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग, मतलब डिसाइड करते हुए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल, डेट रिक्वायर रेगुलर सर्विसिंग, इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आर ऑब्लिगेटरी ऑन अ बिजनेस। जैसे अपने डेब्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, पहले तो इंटरेस्ट पे करना और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे करना, मतलब 10 लाख को भी पेमेंट पे करना जो कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, साथ ही साथ उस 20,000 को भी पे करना जो कि अपना इंटरेस्ट है। ओके, इन एडिशन अ कंपनी प्लानिंग टू रेज डेट must have sufficient cash to meet the increased outflow because of higher debt। ओके, सो अगर हम लोग डेट से पैसा उठा रहे हैं, ओके, अगर हमें डेट से पैसे उठाना है, मान लो कि हमें 10 लाख उठाना है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ये 20,000 होना चाहिए ताकि हम लोग कम से कम इंटरेस्ट को पे कर पाए। ओके, ये चीज़ है। अब देखो 10 लाख को उठाने के लिए 10 लाख को उठाए, तुम्हारे पास सिर्फ 10 लाख बचे, ठीक है। 10 लाख से एक फूटी कौड़ी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो जब इन फ्यूचर तुम्हें इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा तो कैसे पे करोगे? यही तो पॉइंट है यहाँ पे। तुम्हें इस 20,000 को तुम्हें दिखाना है सामने वाले को तुम इस 20,000 को पेमेंट करने की काबिल हो, तो तुम्हारे पास कम से कम 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर तुम्हें 10 लाख का भी लोन मिल सकता है। बताओ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये फिगर सिर्फ एग्जाम्पल है। दर्शक कृपया इसे घर पे ट्राई ना करें। लेट्स गो। फॉर एग्जाम्पल, डेट रिक्वायर रेगुलर सर्विसिंग, इंटरेस्ट पेमेंट, रीपेमेंट, ठीक है। इन एडिशन, a company planning to raise debt must be have sufficient cash to meet the increased outflows because of high debt। ठीक है, ये हमने अभी समझा। Similarly, important factors which determine the choice of capital structure are as follows। अब इसके अलावा जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिसीजन ले पाते हैं वो क्या है, लेट्स रीड अबाउट देम। फर्स्ट है अपना कैश फ्लो पोजीशन। ओके, यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन है। ओके, इंपॉर्टेंट याद रखना पोजीशन है। और ऐसा मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तुमने एक चीज़ को पढ़ा होगा, कैश फ्लो। वेट वेट वेट, मैं दिखाता हूँ यहाँ। ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। हो जा भाई। हाँ देखो, हाँ, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख जा। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे, ना कि पोजीशन, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था। तो मैं बहुत जगह पे ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ना जो कि सिमिलर है, मतलब देखने में लगता है कि हाँ ये भी यहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे भी यूज हो रहा है, लेकिन तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि आखिर वर्ड एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें, बहुत ऐसी कंफ्यूजिंग चीजें हैं इसमें, इस वाले चैप्टर में। तुम्हें हर चीज को वर्ड टू वर्ड देखना पड़ेगा। ओके, ये मैं देखता हूँ कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है अपना कैश फ्लो पोजीशन। ओके, अगर हमारे चलो एक बार पढ़ लेते हैं। साइज ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर projected cash flows before borrowing। Cash flow must not only cover fixed cash payment obligation but there must be sufficient buffer also। सो वही बात है कि सिर्फ हमारे पास 10 लाख नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो है तो 10 लाख ये बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग पेमेंट कर पाए इंटरेस्ट का, ठीक है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट अ कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशंस। एक कंपनी के पास बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं कि तुम्हारे पास प्रॉफिट है या लॉस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो मैं उसको पे करना ही है। जैसे फर्स्ट है अपना नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेशंस कि मान लो हमें एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है या फिर हमें रेंट देना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें देना ही है। फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट ये भी एक कंडीशन है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट है फॉर मीटिंग द डेट सर्विसेज कमिटमेंट, जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ओके, ये चीज़ है। ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों तुम्हें थोड़ा-सा याद होना चाहिए कि आखिर क्या-क्या ऑब्लिगेशंस हैं, जो कि हमें पे करना पड़ता है, ओके। तो अब देखो, कैश फ्लो पोज़ीशन होता क्या है? कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, ओके, या फिर कितना कैश हमारे पास आए जा रहा है। अगर हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कैश है और आ रहा है। कैश है एंड आ रहा है। वो वेट, आ रहा है, ठीक है? ये सिचुएशन है। तो इसमें हम लोग रेफ़र कर सकते हैं कि हम लोग डेट को यूज़ करें। इससे क्या होगा ना कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे। डेट के फ़ायदे हमने देख रखे हैं, थोड़ा नुकसान भी है, ठीक है? लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो नहीं है और अ, आ भी नहीं रहा, ठीक है? नहीं है और आ भी नहीं रहा। तो इस वाले केस में हम लोग डेट को कम कर देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग इक्विटी को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे हैं ही नहीं तो हम लोग ऑब्लिगेशंस को कैसे मीट करेंगे, है ना? इंटरेस्ट को कैसे पे करेंगे? ये बात है। फिर सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। The interest coverage ratio referred to the number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligation. Okay, okay. Earning before interest and tax. Okay. बिफोर पेइंग इंटरेस्ट या फिर टैक्स हमारे पास जितनी अर्निंग हो रही थी अपने बिजनेस की वजह से, क्या हम उसे उस मतलब उस वाले अमाउंट से हम लोग कितनी बार इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं, ठीक है? मान लो कि तुम कमा रहे हो 1,00,000 रुपए, ठीक है? 1,00,000 रुपए कमा रहे हो और तुम्हारा इंटरेस्ट कितना देना है? 20,000 का, 20K का देना है। मतलब 5 टाइम्स तुम दे सकते हो, 5 टाइम दे सकते हो और इसी को हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं। ओके, यही चीज़ है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये एक फैक्टर बन सकता है जिसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन ले पाएँ। द हायर द रेशियो लोअर द रिस्क ऑफ द कंपनी, ठीक है? जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा कि 5 टाइम है मतलब 5 बार हम लोग रिस्क मतलब उस पेमेंट को देने के काबिल है हम लोग, उस इंटरेस्ट को पे करने के काबिल है तो सामने वाला भी सही है। उसको भी पता है कि हमारे पास इनफ पैसे है कि हम उसके इंटरेस्ट को दे पाएँ। तो फिर वो बंदा हमें ईज़िली डेट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? ये चीज़ है। The higher the ratio, lower shall the risk of the company failing to meet its interest payment obligation. Okay. However, the ratio is not an adequate measure. However, this particular ratio is not adequate measure. A firm may have high EBIT but low cash balance. Apart from interest, repayment obligations are also relevant. अब देखो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट को देख रहे हैं। हमारे पास और भी ऑब्लिगेशंस होती है जो कि हमें पे करना होता है, ठीक है? जैसे अपना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर और भी पेमेंट ऑब्लिगेशन जैसे रेंट, फिर एम्प्लॉयज़ के फंड्स, ये सब चीज़ें हैं। जैसे हमें पीपीएफ में थोड़ा बहुत अमाउंट डालना रहता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, ये सब चीज़ों में। मतलब बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं हमारे पास, ओके? तो ये एक स्मॉलर एस्पेक्ट है। यहाँ पे हमें सिर्फ छोटी-सी इमेज दिखती है किसी चीज़ की और यहाँ पे हमें पूरी दुनिया दिख जाती है उस चीज़ की। यहाँ पे हमें क्लियर इमेज पता लगता है, ओके? लेट्स रीड अबाउट इट। Debt service coverage ratio take care of the deficiencies referred in the ICR, interest coverage ratio। ICR के अंदर जो भी कमियां थी ना उनको ये पूरा करते हैं। The cash profit generated by the operation are compared with the total cash required for the service of debt and preference share capital। So अगर हम लोग देखते हैं ना कि आखिर the cash profit generated by operations are compared with and total cash required for the service of debt and preference share capital। तो यहाँ पे विथ इंटरेस्ट हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग इट, ओके? जैसे यहाँ पे तुमने देखा ही था ये सारी चीज़ें, ओके? साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ओके? ऐड कर लेते हैं। तो ये बात है ईबीआईटी है ये, ईबीआईटी काइंड ऑफ।
ठीक है, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन। हाई DSCR मतलब डेट सर्विस कवरेज रेशियो indicates better ability to meet cash commitment and consequently the company's potential to increase debt component in its capital structure। अगर अपना ये वाला रेशियो सही है ना, अगर अपना ये वाला रेशियो सही है तो हम लोग ज़्यादा डेट ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। अब हम देखते हैं ROI के बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। If the ROI of the company is higher, it can choose to trading on equity। अगर कहीं पे ROI ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग और इक्विटी को हम लोग रेफर कर सकते हैं। ओके, टू इंक्रीज EPS इट इज द एबिलिटी टू यूज डेट इज ग्रेटर, मतलब हम लोग यहाँ पे डेट को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ओके, अगर ROI चाहते हैं तो हम लोग डेट को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व इन एग्जाम्पल वन, ऊपर जो भी एग्जाम्पल था उसके बेसिस पे यहाँ पे दे रखा है जो भी कंक्लूजन मैन यहाँ पे रीड करते हैं। ROI इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू यूज ट्रेड ऑन इक्विटी। अगर हम लोग ROI के देखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आखिर हम लोग कितना ट्रेड ऑन इक्विटी को यूज़ कर सकते हैं वो फाइंड आउट करने में। ओके, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे मैंशनड है, तो इसे भी तुम कंसिडर कर लेना, याद कर लेना। ओके, सो आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, ये क्या है? A firm's ability to borrow at a lower rate increase its capacity to employ higher debt. Thus, more debt can be used if debt can be raised at lower rates। अब ठीक है, मान लो अगर हमें 10 लाख फंड निकालना था और वो 20,000 का मिल रहा था, ठीक है, 20,000 के इंटरेस्ट पे मिल रहा था, तो ठीक है हम लोगों ने सिर्फ 10 लाख लिया। लेकिन अगर वही अमाउंट 10 लाख का अमाउंट अगर हमें सिर्फ 5,000 के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा होता तो हमारे मन के अंदर एक लालच आता कि हम लोग 10,000 की जगह क्या पता हम लोग 20 लाख फंड रेज कर लें। इसका अगेंस्ट हमें कितना देना पड़ेगा? 10,000। 20,000 की 20 लाख की जगह पे भी हम लोग 40,000 दे देते हैं, 40 लाख ले लेते हैं, तो इसके अगेंस्ट कितना देना पड़ेगा? 20,000। तो जहां हम लोग 20,000 में सिर्फ 10 लाख ले रहे थे वहीं पे हम लोग 20,000 में अब 40 लाख ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक कंपनी क्या चाहेगी? ज़्यादा पैसे मिल जाए सेम अमाउंट सेम कॉस्ट पे, तो ये अच्छी बात है उसके लिए। अगर कम लो रेट होता है ना तो हम लोग ज़्यादा डेप्ट यूज़ कर सकते हैं, मेन ये बात है यहाँ पे। फिर हम लोग देखते हैं 6 पॉइंट को, आखिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स रेट, सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। जो भी अपना इंटरेस्ट होता है ना वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड इंटरेस्ट हम लोग कम कर लेते हैं। ऊपर तुम अगर 12th में पढ़े होगे तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है जहाँ पे टैक्स जो है टैक्स कम होता जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कितना यूज़ कर रहे थे डेट को। सिचुएशन वन, इंटरेस्ट, देखो जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है, इंटरेस्ट बढ़ा है तो हम लोग कहाँ पे है ये? एक- सबसे पहली बात मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा अभी तो, ये न्यूमेरिकल वाली चीज़ मुझे भी साल हो गए, बट लेट्स सी आगे। टैक्स रेट, सो इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल एक्सपेंस। सबसे पहली बात है इंटरेस्ट जो भी होता है ना वो अपना डिडक्टिबल एक्सपेंस है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। द फर्म इन आर एग्जाम्पल आर बोरिंग 10% since the tax rate is 30%। The after tax cost of debt is 7%, a high tax rate thus make debt relatively cheaper and increase attraction vis-a-vis equity। सो वही बात है कि अगर हम लोग टैक्स रेट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा डेट चीपर हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक बार रुको, फिर हम आते हैं 7th पॉइंट पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टॉक ओनर एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी विच इज कमेंसुरेट विद द रिस्क दे आर अज्यूमिंग। सो अगर तुम अपना रिस्क ले रहे हो, मतलब अगर तुम शेयर्स को ले रहे हो तो तुम्हारे
कहीं ना कहीं तुम रिस्क ले रहे हो, है ना। अगर तुम इक्विटी शेयर्स को ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम रिस्क को ले रहे हो। तो अगर तुम रिस्क को ले रहे हो, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग तो आएगी ना कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, उस हिसाब से कमाई भी होनी चाहिए मेरी। ओके। When a company increase debt, a financial risk faced by equity shareholders increases. अगर कोई कंपनी अपने डेट को इंक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं सारा ब्लेम, सारा जो बर्डन होता है या फिर जो भी रिस्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी शेयर होल्डर्स पे। क्योंकि अगर अपनी कंपनी डेट के इंटरेस्ट को पे करने में फेल हो जाती है, फिर अमाउंट को पे करने में फेल हो जाती है, तो वो सभी पैसे कहाँ से रिकवर होगा? बिजनेस से। अगर बिजनेस से सब चीज़ें रिकवर हो गई तो कहीं न कहीं हमारे शेयर होल्डर्स तक पैसे पहुँचेंगे नहीं। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि सारे पैसे तो रिकवरी में चला गया ना। हम लोग उस लेंडर को पैसे देने में निकाल दिए सारे पैसे। ये चीज़ है यहाँ पे। आई होप सो तुम्हें क्लियर हो रहा है, बट इफ कुछ भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में। When a company increases debt, the financial risk faced by the equity shareholder increases. Consequently, their desired rate of return may increase. वही बात है जो अभी हमने कवर करा। इफ इट इज फॉर दिस रीजन दैट अ कंपनी कैन नॉट यूज दैट बियॉन्ड इट्स पॉइंट। सो क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स की भी फीलिंग को रिस्पेक्ट करना है तो हम लोग सिर्फ रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें रिस्क को एक कंट्रोल लेवल तक मतलब ले सकते हैं, एक लिमिट तक ले सकते हैं। ओके, अगर उससे ज़्यादा हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे शेयर होल्डर्स को एक डेंजर में लेके जा रहे हैं हम लोग। If debt is used beyond that point, cost of equity may go up sharply, and share prices may decrease in spite of increased EPS. तो ये भी कंडीशन आ सकती है। वेट, पहले तो बाहर ही पटाखे ही चल रहे हैं। इस पॉइंट को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम सिर्फ डेट एक पॉइंट तक तुम रेस करो, वरना फिर वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। ओके, तो इस पॉइंट को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट पे। आखिर ये क्या होता है? Process of raising resources also involves some costs. Public issue of shares and debenture requires considerable expenditure. Getting a loan from a financial institution may not cost so much. The consideration may also affect the choice between debt and equity and hence capital structure. सो फ्लोटेशन के कॉस्ट के अंदर हम लोग डेट और इक्विटी दोनों के को रेज़ करने में जो भी खर्चा आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है? और एक बार हो सकता है कि शायद कहीं पे ज़्यादा खर्चा आ रहा हो तो हम लोग वो चीज़ एक्सेप्ट ना करें, उसकी जगह पे दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस वजह से ये एक वे हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है डिसाइड करने का, जो कि इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होल्ड करता है यहाँ पे, लेकिन हाँ, एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ। फिर हम लोग आते हैं रिस्क कंसिडरेशन में। एज़ डिस्कस्ड अर्लियर, यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ बिजनेस। हमने पहले ये चीज़ पढ़ रखा है कि अगर हम लोग जितना डेट यूज़ करते हैं उतना ही हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। फाइनेंशियल रिस्क refers to the position when company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest, namely interest payment, preference dividend, repayment obligation. फाइनेंशियल रिस्क किसे कहते हैं हम लोग? एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हम लोग अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाते, उन चीज़ों को मीट नहीं कर पाते जिन्हें हमें अ, किसी भी हालत में पे करना है, चाहे हमारा लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क, एवरी बिजनेस हैज सम ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है। एक तो फाइनेंशियल रिस्क हमने देख लिया क्या होता है, कि हम लोग अगर पे नहीं कर पाते, ठीक है, ये चीज़ है, अनेबल टू पे। और अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे किस चीज़ का? ऑपरेटिंग रिस्क का। इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस रिस्क, इसको हम लोग बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है अपने फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पे, ये डिपेंड करता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। ओके, हायर द ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क, ओके, एंड वाइस वर्सा। जितना हायर अपना ऑपरेटिंग रिस्क होगा उतना ही हायर अपना, ओके, एक सेकंड से डिपेंड अपॉन फिक्स ऑपरेटिंग रिस्क, ओके, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। द टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ओके, जो भी अपने बिजनेस होता है ना उसका रिस्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो अपना फाइनेंशियल रिस्क जो कि हमने पढ़ा था ऊपर, और एक होता है अपना बिजनेस रिस्क जो कि है ऑपरेटिंग रिस्क यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम ही है।
इफ द फॉर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर, इट्स कैपेसिटी टू यूज डेट इज हायर। ओके, एक बिजनेस के पास रिस्क कम है तो वो ज्यादा डेट यूज कर सकता है। मतलब अगर उसके पास रिस्क कम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो और रिस्क लेने के काबिल है, वो हो सके तो वो रिस्क ले सकते हैं, इसलिए वो डेट को भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो कि ऑलरेडी अगर किसी बिजनेस का बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता तो वो बंदा डेट को लेके और क्यों रिस्क बढ़ाएगा, है ना। तो वहां पे वो डेट लेना प्रेफर नहीं करता। अब आगे देखो फ्लेक्सिबिलिटी पे। इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल, इट लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट। अगर एक फर्म है और वो अपने डेट पोटेंशियल को एकदम रीच कर चुका है, उससे ज़्यादा डेट नहीं लेना चाहिए। जैसे ऊपर हमने देखा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमें डेट को नहीं लेना चाहिए। अगर अपना कंपनी वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डेट नहीं ले पाएंगे। ओके, इफ लूजेस flexibility to issue further debt. To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of unforeseen circumstances. So देखो, एक तो लिमिट होती है, एक तो एक्सट्रीम लिमिट होती है जिसके ऊपर जाना ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में हमें जाना नहीं है। एक लिमिट हम खुद से सेट करते हैं, एक लिमिट हम खुद से सेट कर सकते हैं ना, और वो लिमिट इससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आ जाए, यहीं तक रहे हम लोग। लेकिन अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आता है जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और हमें यहाँ तक आना पड़ता है, ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में भी हमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। ओके, क्योंकि एट द एंड तो फाइनल ये है पॉइंट है ना अपना, ये वाला पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हमने खुद से बना रखा था एक लिमिट जिसके ऊपर हमें नहीं जाना, एक रेस्ट्रिक्शन बना रखा था। लेकिन एट वर्स्ट केस इसके ऊपर चले भी जाते तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ है, बस हमें मेन इसके ऊपर नहीं जाना, मतलब इससे ज़्यादा डेट नहीं लेना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर आता है अपना कंट्रोल वाला पॉइंट। डेट नॉट नॉर्मली डज नॉट कॉज डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ऊपर हमने डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, मतलब पहले की वीडियोस में। आखिर वो क्या होता है? अगर हम लोग इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि हमारे ओनर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग ओनर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, है ना। तो अगर हमारे ज़्यादा ओनर्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल लूज हो रहा है, हमारा कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डेट की, तो डेट बिल्कुल भी डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं करता। A possible issue of equity may reduce the management's holding in the company and make it vulnerable to take over. So, एक इक्विटी शेयर्स के लिए एक ही ड्रॉबैक होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो एक कंपनी है वो आती है और बहुत सारे शेयर्स खरीद के वो कंपनी का ओनर बन जाता है। 51% से एक्स्ट्रा शेयर खरीद के वो उस कंपनी का ओनर बन जाता है। तो इस केस में तो कंपनी का बहुत गंदा मतलब गंदे सिचुएशन में आ गया ना। तो ये उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग डेट को यूज़ करते हैं। दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डेट एंड इक्विटी, स्पेशली इन कंपनीज विच विद द करंट होल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन लोअर साइड। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी जिसमें से अ, मान लो कि 40% डाइल्यूट हो रखा है, मतलब इन्वेस्टर्स के हाथों में, फिर 20% किसी पार्टनर के हाथों में है, फिर कुछ पार्ट किसी और के हाथों में है, और हमारे पास मुश्किल से सिर्फ 20% बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग इक्विटी को इशू करने लगे तो ये 20% भी हमारे हाथों से गया। तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, ये एट द एंड हमारे लिए नुकसान वाला बात हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 12th पॉइंट की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ऑफ कोर्स ये बात है कि कोई भी अपनी कंपनी जो होती है वो लॉ के बाहर काम नहीं कर सकती, जो लॉ में लिखा है वही वो काम कर सकती है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हैव टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइन। जो भी अपना डिबेंचर या फिर पब्लिक इशू होता है शेयर का, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सेबी की गाइडलाइंस पे। रेजिंग फंड फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स। सो अगर हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम लोग बोरोवर्स फंड को ले रहे हैं तो हमें बैंक्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर जहाँ से हम लोग पैसे उठा रहे हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स होंगे कि तुम्हें इतना पेमेंट करना है, इतना इंटरेस्ट देना है, ये सब चीज़ें। तो वो ऑब्लिगेशन तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा वहाँ पे। आगे देखो, द रिलेटिव ईज विथ
with which these norms can be met or proceeded completely may also have a bearing upon choice of source of finance. सो ये जो भी गाइडलाइंस होती है या फिर जो भी नॉर्म्स होते हैं, मान लो कंडीशंस ऐसे हो गए कि हम लोग डेट को यूज़ करने ही नहीं जाएंगे। अगर हम लोग डेट को लेते तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एग्री कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना। तो इस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ एग्रीइंग उस एग्रीमेंट को, हम लोग डेट को ही कैंसिल कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर की तरफ चले जाएंगे। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये नॉर्म भी अफेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। फिर 13th पॉइंट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। इफ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश, इक्विटी शेयर आर मोर इजीली सोल्ड एट द हायर प्राइसेस। बुलिश क्या होता है? अपना जो शेयर मार्केट है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि जो भी अपना शेयर होल्डर होता है वो और भी ज़्यादा शेयर्स को खरीद सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर्स को बेच सकते हैं। लेकिन use of equity is often preferred by the companies in such situation. Of course ये बात है, ऐसी सिचुएशन जो कि बुलिश है वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बेच पाएं शेयर्स को ज़्यादा। However, in bearish phase, a company may find raising equity capital more difficult and it may opt to debt. Thus, share market condition are often affect the choice between them. So अब मान लो कि बेयरिश कंडीशन है, ठीक है। बेयरिश कंडीशन मतलब कि लॉस हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। इस केस में कोई भी शेयर होल्डर जो है वो पैसे डालना नहीं चाहता, उस क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे पैसे डालेगा तो 2 दिन बाद उसके पैसे यहाँ पे डूब जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं चाहेगा। तो इस केस में क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर से पैसे नहीं ले सकते, हम लोग पैसे लेंगे डेट से। ओके, डेट से। ये पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे बुलिश और बेरिश वाला जब वर्ड तुम्हें दिखता है ना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कीवर्ड है यहाँ का। ओके, अगर तुम्हें ये वर्ड्स दिखते हैं तो तुम्हें रिलेट कर लेना कि हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, इस वाले पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। और इस वाले में भी किस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे? स्टॉक मार्केट कंडीशन के बारे में, ठीक है। ये होता है। अब लास्ट पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अ यूजफुल गाइडलाइन इन कंपनी स्ट्रक्चर प्लानिंग इज द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अदर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। सो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि बाकी सारी कंपनी जो कि हमारी इंडस्ट्री में, उन्होंने कितना डेट ले रखा है और कितना इक्विटी ले रखा है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने 3:1 में इक्विटी मतलब डेट इक्विटी ले रखा है, तो हम भी सोच सकते हैं कि इस रेशियो में लेने का, जो कि वैसे सही नहीं है। आइडियल रेशियो तुम्हारा 2:1 होता है। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं कि हमारी कंपनी मतलब हमारी इंडस्ट्री में ये सब चल रहा है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देर इज यूजली सम इंडस्ट्री नॉर्म विच में हेल्प ओके, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। Care, however, must be taken that the company does not follow the industry norm blindly. So एक चीज़ हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हमें कंप्लीटली इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरी कंपनीज अपने हिसाब से काम करिए, हमारी कंपनी अपने हिसाब से काम करिए। हम यहाँ से सिर्फ गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना वो कंप्लीटली हमारे ऊपर है। ओके, ये चीज़ है। अब आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, business risk of a firm is higher, it can not afford the same financial risk. Okay, so अगर किसी बिजनेस में बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती डेट को, और रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। ये चीज़ है। Thus, the management must know that what industry norms are, whether they are following them, and deviating from the adequate justification must be made in both cases, ठीक है। सो अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं डेट एंड इक्विटी रेशियो की, ठीक है। ये आइडियल तुम्हारा होना चाहिए 2:1। मतलब अगर तुम 1 लाख इक्विटी शेयर से रेज कर रहे हो तो तुम्हें 2 लाख डेट से रेज करना है, ठीक है। ये तुम्हारा आइडियल होता है। अब मान लो कि तुम्हारी सेम नीश में बहुत सारी कंपनीज है और उनका डेट रेशियो 3:1 है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे बैठना है और सोचना है क्या
ये कंपनी सही काम कर रहे हैं जिसकी वज़ह से उनका रेशियो इतना खराब है, या फिर वो आइडियल रेशियो नहीं है, ठीक है? या फिर किस सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनका ये कंडीशन आ रखा है। इन सब चीज़ों को हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग इस टारगेट के को कवर करें या फिर अपना 2:1 को ही अचीव करने का ट्राई करें। ओके। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 1:1 है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना। इस केस में भी तुम्हें पहले एनालाइज करना है कि क्या रीज़न है या फिर क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके बाद ही तुम्हें कुछ डिसीजन लेना है। और इसी के साथ ये पॉइंट भी अपना खत्म हो जाता है। तुम्हें इन सभी के अंदर एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर डेफिनेशन क्या दे रखा है, क्या वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं इन सभी पॉइंट्स के अंदर, तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। नो अदर चॉइस, ठीक है? याद करना पड़ेगा तुम्हें। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ-कुछ चीज़ें मार्क कर रखा था, तो तुम उसे मार्क कर सकते हो, ओके? सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बाकी इसी के साथ हमारा एक ईज़ी सा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है? फाइनेंशियल मार्केट नहीं, मैनेजमेंट इज़ कंप्लीटेड, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंटली। सो देखो, ये चैप्टर तो ऐसा था जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, ठीक है? लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे फर्स्ट बुक के या फिर सेकंड बुक के भी, जिनके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद से भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस देखो, ठीक है? अगर तुम्हें कोई चैप्टर में हार्डनेस मतलब फ़ील होता है कि मैं तुम मतलब वो तुम कर नहीं पा रहे, तो वहाँ पे वीडियो देखना लाज़मी है, वो तुम देख सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें बुक या फिर अपने एनसीईआरटी को फ़ोकस करना चाहिए, ओके? तो वही है। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं अपनी एनसीईआरटी तुम्हें प्रोवाइड करूँ, एक तो ये प्रॉपर वाली जो कि मैंने यहाँ पे मार्क-वार्क कर रखे हैं, और साथ ही साथ ऐसी एनसीईआरटी जो कि मान लो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में, ओके। इस फॉर्मेट में अगर तुम्हें एनसीईआरटी चाहिए, जो कि मैं मार्क करके दूँगा, ठीक है? ऐसे खाली नहीं देने वाला। तो अगर तुम्हें वैसी एनसीईआरटी चाहिए, तो वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है? एक तो मेरी वाली एनसीईआरटी, फिर दूसरी ये वाली एनसीईआरटी, ठीक है? फिर साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। बिज़नेस स्टडीज़ के साथ-साथ उसमें अकाउंट्स की भी बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं। तो एक बार तुम नीचे लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हो क्या-क्या अवेलेबल है, एंड क्या वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है एंड तुम ले सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारे टाइम एंड एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बचा के रखेगा, ताकि तुम कहीं और भी ज़्यादा फ़ोकस कर पाओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय-बाय।